नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश वर्मा आपके अपने चैनल ज्योग्राफिकल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ज्योग्राफिकल थॉट का ये हमारा 5वां लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में वास्को डिगामा की बात करेंगे, क्योंकि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में हम इससे पहले मार्को पोलो और कोलंबस के बारे में बात कर चुके थे और अब हम बात करेंगे वास्को डिगामा के बारे में। यह किस तरह भारत के समुद्री मार्ग की खोज इसने किस प्रकार से की थी और किस रास्ते से यह भारत के कालीकट पहुंचा था। ठीक है, तो इसी को हम आज मैप के माध्यम से बताएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब के माध्यम से इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोब अगर देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा। ग्लोब में हम सीधे तौर पे यहाँ पे पुर्तगाल से चलकर और फिर अफ्रीका के जो गिनी तट और ये जो गुयाना होकर यह सीधे दक्षिण की तरफ चला और फिर उसके बाद यह केप ऑफ गुड होप होते हुए और मेडागास्कर के मध्य यानी कि जो मोजाम्बिक चैनल है उसको पार करते हुए फिर यह मोम्बासा से सीधे कालीकट पहुंचा था। ठीक है, तो ये ग्लोब के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार कोलंबस भी चला था भारत के लिए, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया। लेकिन वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलकर वह पश्चिम की तरफ ना चलकर दक्षिण की तरफ चलने का प्रयास किया और अफ्रीका के दक्षिणी भाग या अटलांटिक महासागर के दक्षिणी हिस्से में चलता हुआ 7200 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वह मेडागास्कर के जो मोजाम्बिक चैनल उसके मध्य से होकर और फिर वह कालीकट पहुंचा था। ठीक है, तो ग्लोब के माध्यम से आप देख ही चुके हैं। अब हम इसको शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो वास्को डिगामा जो 1460 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। साइने नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। कब? 1460 ईस्वी में। और यह पुर्तगाली सेना में था। ठीक है, यह पुर्तगाली सेना में था और उसमें यह नौचालन का परीक्षण बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था और बहुत निपुण था, जिसके चलते यह इसका जो पहली यात्रा इसने भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए शुरू की 1497 ईस्वी में। कब? 1497 ईस्वी में इसने शुरुआत की। ठीक है, तो जब यह शुरुआत की 1497 ईस्वी में, तो अपने लघु जो छोटे जहाजी बेड़े के साथ यह पुर्तगाल से प्रारंभ की इसने यात्रा। कब? 1497 ईस्वी में पहली यात्रा। वहां से यह स्टार्ट किया, यानी कि मैप के माध्यम से पुर्तगाल से इसने स्टार्ट किया और सेंट विंसेंटा द्वीप होते हुए, जो छोटे छोटे यहाँ पे आप द्वीप देख सकते हैं, सेंट विंसेंटा द्वीप यानी कि पुर्तगाल से होते हुए इसने यहाँ सेंट विंसेंटा द्वीपों के मध्य गुजरते हुए यह क्या किया, ये वापसी मार्ग था। लेकिन अगर जो यह जब चला तो सीधे तौर पे अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से से होकर दक्षिण की तरफ चला और 96 दिनों की यात्रा के पश्चात जिसमें उसने कहीं भूमि नहीं देखी और 96 दिनों तक लगातार किसी ना भूमि दिखने के बाद चलकर वह कहां पर पहुंचा? सेंट हेलेना खाड़ी यानी सेंट हेलेना की खाड़ी द्वीप पर पहुंचा और यहाँ पे वह रुका। ठीक है, कहां पे? 96 दिनों की। ठीक है, 96 दिनों की यात्रा करने के बाद 7200 किलोमीटर, ठीक 7200 किलोमीटर चलने के बाद वह सेंट हेलेना खाड़ी पहुंचा था पुर्तगाल से। ठीक है, तो यहाँ पे वह रुका और इसे विरोध का सामना करना पड़ा, यानी कि भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब किसी के दूसरे के घर घुसेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको भगाएगा। तो जब ये सेंट हेलेना की खाड़ी पहुंचे, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी भाग है अफ्रीका का, दक्षिणी पश्चिमी भाग, यहाँ पे सेंट हेलेना पहुंचा और यहाँ उसे विरोध का सामना करना पड़ा और फिर इसके बाद इसने वहां से फिर से यात्रा करना प्रारंभ किया
और यह उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, यानी केप ऑफ गुड होप, यह उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए या फिर कहाँ पहुंचा, जिम्बाजी नदी के तट पे, ठीक है, जो जिम्बाजी नदी का मुहाना था, यानी कि ये अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है जिम्बाजी। ये जिम्बाजी नदी, इसका ये बहाव क्षेत्र देख सकते हैं मैप में, और ये इसका मुहाना था। यहाँ पर यह पहुंचा और यहाँ पर उसने 1 महीने तक यहाँ आराम किया और स्कर्वी रोग से पीड़ित थे, क्योंकि इसके जो अन्य साथी थे बहुत बीमार हो गए थे, इतने दिनों की यात्रा कर रहे थे, क्योंकि 96 दिन लगे थे केवल सेंट हेलेना तक पहुंचने में पुर्तगाल से, तो काफी लोग बीमार हो चुके थे और स्कर्वी रोग हो गया था बहुत ही लोगों को। फिर उसके बाद वह जब यहाँ केप ऑफ गुड होप होते हुए जिम्बाजी नदी के मुहाने पर रुका तो 1 महीने तक वहां इसने ठहराव किया। फिर उसके बाद इसने शुरू की जो अब नीचे से होते हुए फिर यहाँ जब पहुंचा तो फिर इसने मोजाम्बिक, यानी कि 1 महीने के बाद यहाँ से वह मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ। ठीक है, तो मोजाम्बिक के लिए रवाना हुआ तो यानी कि ये जो मोजाम्बिक चैनल है वहां पे तट पे पहुंचा, यहाँ पे मतलब मोजाम्बिक तट पे पहुंचा यहाँ पे। ठीक है, मोजाम्बिक जो तट है वहां पर पहुंचा और वहां से इसने, ठीक है, वहां से इसने मुख्यतः ये मार्ग है, हाँ, मोजाम्बिक के तट पर पहुंचने के बाद इसे अरब व्यापारी जो थे वो बहुत जहाजी बेड़े के साथ जा रहे थे और उसमें सोना चांदी मसाला सब लादे हुए लिए जा रहे थे। तो इसने देखा और बड़ा अचंभित हुआ और फिर इसने क्या किया, जो अरब व्यापारी थे इनकी मदद करके ये मोजाम्बिक चैनल से मोम्बासा तक लेके गए। मोम्बासा पहुंचा और मोम्बासा के सम्राट से मिला और उसके बाद मोम्बासा सम्राट से मिलने के बाद यहाँ पे ये मोम्बासा क्षेत्र है, यहाँ पहुंचा। तो यहाँ वहां के सम्राट से मिलने के बाद और अरब व्यापारी चले गए। फिर ये यहाँ से जो मोम्बासा सम्राट था उसने कहा कि अपनी यात्रा प्रारंभ करें। तो फिर उसके बाद जो वास्को डी गामा था मोम्बासा पहुंचने के बाद सीधे उसने कालीकट के लिए, यानी कि ये मार्ग रेड जो आप देख रहे हैं कालीकट पहुंचा, ये कालीकट पहुंचा। ठीक है, मोम्बासा से सीधे कालीकट पहुंचा 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में कब ये पहुंचा, मुख्यतः 28 मई 1498, 28 मई 1498 को यह कालीकट पहुंचा और कालीकट के जो राजा थे उन्होंने इनका मतलब कि स्वागत किया और उसके बाद इनको मतलब बहुत सारी चीजें भेंट उपहार दी और यहाँ पे स्वागत हुआ उसका। 28 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा। तो इस प्रकार वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर इस तरह चलकर, और जब क्योंकि वो पहली बार चल रहा था तो उसे एग्जैक्ट तो पता नहीं था, लेकिन वह जब इस तरह चला फिर उसके बाद ये गोल गोल चक्कर लगाते हुए 7200 किलोमीटर की यात्रा की, जब सेंट हेलेना पहुंचा फिर केप ऑफ गुड होते हुए मोजाम्बिक चैनल को पार करते हुए मोम्बासा पहुंचने के बाद फिर कालीकट पहुंचा और एक भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, जो एक यूरोपियों के लिए तो बहुत ही एक हिसाब से देखा जा सकता है कि उनके लिए बहुत ही एक बड़ा ऐसा लम्हा था जिसके द्वारा इसी रास्ते से के द्वारा जो एशियाई देश थे, दक्षिण एशियाई देश थे, इन पर अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पेनिश ये सब शासन कर सके, यानी कि जो व्यापारिक बस्तियां बसाने में कामयाब हुए। क्योंकि ये अगर जो समुद्री मार्ग की खोज ना होती तो ना भारत गुलाम होता और ना अन्य देशों पर इंग्लैंड के और ना फ्रांसीसी, ना डच, स्पेनिश, पुर्तगाली कोई भी वहां व्यापारिक बस्तियां या अपने उपनिवेश स्थापित नहीं कर पाते। और जब ये रास्ते की खोज हो गई या समुद्री मार्ग की खोज हो गई तब जाके यहीं से शुरू होता है कि
भारत पर फिर चाहे ब्रिटिश हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, इस तरह से लगातार इन पर उपनिवेशिक दबाव बढ़ता चला गया भारत पर, और भारत इसी तरीके से भारत ब्रिटिश के बंधनों में बनता चला गया। ठीक है, तो और इसके बाद अगर जो बात करें वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा की पहली यात्रा तो 7 महीने का समय लगा और कालीकट पहुंच गया, भारत की खोज कर ली। 7 महीने का समय लगा था इसमें। ठीक है, 7 महीने का समय लगा भारत को पहुंचने में। और जो दूसरी इसकी यात्रा थी, वह दूसरी यात्रा 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में फिर से यात्रा प्रारंभ की। 1502 ईस्वी में इसकी जो दूसरी यात्रा है 1502 ईस्वी में प्रारंभ की, और यह मोजाम्बिक पहुंचा। ठीक है, मोजाम्बिक के तट पर पहुंचने के बाद यह पहुंचा, और फिर उसके बाद यह फिर भारत पहुंचा, और भारत में प्रथम यानी कि 1524 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक बस्ती, मतलब प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक बस्ती अगर जो भारत में या दक्षिण एशियाई देशों में पहली यूरोपीय अगर जो बस्ती कोई स्थापित हुई थी, तो यह थी प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक बस्ती, और जिसका वायसराय या वायसराय सीधे कह सकते हैं वास्को डी गामा को बनाया गया। कब? कोच्चि में 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में अगर देखा जाए तो यूरोपीय जो पूरे यूरोपीय बस्ती अगर जो थी, पहली यूरोपीय बस्ती तो पुर्तगाली बस्ती थी, जो कोच्चि में वास्को डी गामा उसका जो वायसराय बना, और उसके बाद स्थापित की, जो 1524 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा की कुछ दिनों बाद 1524 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार वास्को डी गामा ने एक बहुत ही क्रांतिकारी, अगर यूरोप की दृष्टि से देखा जाए तो और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो एक क्रांतिकारी चीज थी, क्योंकि इसी को लेकर बहुत सारी लड़ाइयां हुई। अगर जो इस मार्ग की खोज ना होती तो बहुत सारे युद्ध ना होते, और भारत भी इतना कंगाल ना होता, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा धन और यहाँ की जो बहुत सारी संसाधन थे उनका भरपूर प्रयोग इंग्लैंड और यूरोपीय देशों ने इसका शोषण किया, भारत का शोषण किया, और अन्य देशों का भी शोषण किया, जावा, मलाया, श्रीलंका। ठीक है, इन सभी दक्षिण एशियाई और जितने भी देश थे सबका शोषण किया, खासकर, और अफ्रीका के भी तटवर्ती क्षेत्रों का भी, देशों का भी इन्होंने शोषण बहुत ही बुरी तरीके से किया, और खासकर अफ्रीका में तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। तो इस प्रकार यह एक मार्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग है, क्योंकि अगर विश्व के इतिहास और भूगोल की बात करें तो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, या क्रांतिकारी एक नया युग शुरू हुआ, क्योंकि जब भारत की खोज हो गई और अमेरिका की खोज हो गई, ये दो खोज होने के बाद विश्व में एक नया परिवर्तन आया, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा धनाढ्य जिनके पास पैसा था, लेकिन उनके पास स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए जगह नहीं थी, और व्यापार नहीं था, और मार्केट नहीं थी, क्योंकि यूरोपीय लोग मार्केट भी ढूंढ रहे थे और विस्तृत संसाधन भी ढूंढ रहे थे। तो अमेरिका की खोज हो जाने से उधर अमेरिका में बहुत सारे संसाधन और बाजार मिले, और उसके बाद जब भारत की खोज हो गई तो यहाँ पर बहुत सारे संसाधन, कच्चा माल और प्लस मार्केट भी मिल गया, चाहे भारत हो, चाइना हो, चाहे जावा, मलाया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, और चाहे जितने भी इधर अफ्रीकी देश और दक्षिण एशियाई देश, इन सभी में इनका मतलब कि एक प्रभुत्व जनता चला गया और मार्केट में मिलती चली गई। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग था जिसकी खोज वास्को डी गामा ने की। तो आज बस वास्को डी गामा पर ही रहेगा ये लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो खासकर मैगलेन और जो कुक हैं, कुक ने बहुत सारे द्वीपों की, ऑस्ट्रेलिया के जो बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, और ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप को कुक ने ही खोजा था। तो उस सब चीज़ों को हम अगले वाले लेक्चर में आपके सामने रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और पूरा वीडियो देखिए, और इससे जो पुराने वाले जैसे कि मार्को पोलो, पुनः जागरण काल पे जो वीडियो बने हैं, और चाहे कोलंबस पे बने हैं,
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही उसको भी मैंने एक मैप के माध्यम से समझाया है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो आज बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी का सहयोग चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपके सामने सारे ज्योग्राफी के थॉट की तो हर एक लेक्चर आपके सामने रखूंगा, कुछ थॉट में नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद सारे, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे ओशिनोलॉजी हो, सभी को हम आपके सामने एक एक करके रखते चले जाएंगे। और भारत के भूगोल को भी हम एक तरफ से शुरुआत कर दिए हैं, उसके भी लेक्चर चल रहे हैं, आपके सामने रखते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।